अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम यानी आपके चैनल का नाम डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली। तो इस चैनल से मैं एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लवर्स, मेरे वेल विशर्स और मुझे मैसेज करने वाले, मुझे कमेंट्स करने वाले खैरियत से हैं, खुश हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अगर किसी भी वजह से अल्लाह ताला कोई किसी मुश्किल में है, मुझ समेत, मेरी फैमिली समेत, तो हम सब की मुश्किलात दूर फरमा और हमारे लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हम सब के लिए आसानियाँ फरमा। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो चैनल है डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली, ये एक ऐसा चैनल है कि जिस पर रोज़ाना रात के 10 बजे कोई ना कोई हॉरिफिक कहानी शेयर की जाती है। तो वो तमाम लोग जिन्होंने आज पहली दफ़ा ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक कंप्लेन थी, वो कंप्लेन ऐसी थी कि भाई लाइक्स कम हो रहे हैं। तो आज मुझसे वादा करें मेरे लवर्स, ऐसे हाथ उठाएं, ठीक है, और आज वादा करें कि जितने व्यूज़ होंगे उतने लाइक्स होंगे। यानी इफ़ यू लव मी, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, इफ़ यू आर सपोर्टिंग मी, तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। ये लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ डायट्स नीड फॉर आप समझ लें कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी कुछ कमेंट्स से, तो हमारे कुछ भाई हैं जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं। आज वो लोग जो पहली दफ़ा ख़ास तौर पे चैनल पे आ रहे हैं वो भी इस पे कमेंट करें, और जो रेगुलर करते हैं वो तो करें। हैदर भाई, वकास भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा अली दार साहब, मिस शमीम अख्तर और आसिफ खान साहब, नाजिया सलीम साहिबा, नूरुल ऐन साहिबा और मिस्टर जमील अहमद, जमील भाई सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो वैलेंटाइन डिसोज़ा और इसके अलावा मिस गुल, शाहीन शेख साहिबा, सलीम तिरमिज़ी, और इसके बाद आप आ जाएं हारून नज़ीर साहब, ख्वाजा बिलाल साहब, सनी भाई, उमैर इब्न हुसैन, फरहान भाई और सबा अली साहिबा, अतिया मसूद साहिबा, नाजिया सलीम साहिबा, ज़ुबैर साहब, जैन साहब, मलाइका और उबैद फ़ज़ल साहब, अतिया तौसीफ़ साहिबा, अदील भाई, इन तमाम लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि उन्होंने कमेंट्स किए हैं। और आज जैसा कि वादा हुआ है, जितने लाइक्स, जितने व्यूज़ और जितने कमेंट्स मुझे मिलेंगे मुझे खुशी होगी। अच्छा गाइज़, अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो इस स्टोरी के एंड में, आज स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा है मेरे पास और मुझे लगता है सेशन बड़ा लंबा होने वाला है आज का। तो इन स्टोरीज़ के एंड में मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद होगा, और जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या स्टोरीज़ शेयर करना चाहते हैं तो स्टोरीज़ शेयर करें। डू शेयर योर स्टोरीज़, डजेंट मैटर, लिख के भेजें, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें। आप चाहेंगे तो मैं आपकी आवाज़ में चला दूंगा, और लिख के देंगे तो मैं ख़ुद प्रेजेंट कर दूंगा। लेकिन हाँ, प्रॉमिस कि अगर कोई गैर अखलाकी बात नहीं हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो गैर, आज की जो स्टोरी है ये हमारे सब्सक्राइबर हैं हैदर भाई, ये क़तर के अंदर होते हैं और ये उनकी कहानी है। अक्सर वकास के नाम से भी कमेंट्स करते हैं। तो ये कहानी उन्होंने शेयर की है, और बुनियादी तौर पे जो कहानी है ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। तो हम उसी की ज़बानी ये कहानी सुनेंगे, और ये बताते हैं कि इनका नाम अकरम है और ये पिछले तकरीबन 15-20 सालों से ट्रक ड्राइवर के तौर पे काम किया करते हैं। वैसे आम तौर पे जो इनका रूट है वो कराची से तफ्तान तक है, और इस रूट पे इस कदर इन्होंने गाड़ी चलाई है कि ये रास्ते इनको हिफ्ज़ हो चुके हैं। अब अगर आप बलूचिस्तान के रास्ते की बात करें या तफ्तान तक की बात करें, तो ये जो बलूचिस्तान के रास्ते हैं ये बड़े वीरान हैं। यहाँ पे खुश्क पहाड़ मौजूद हैं, सुनसान रास्ते हैं, और यहाँ पे हर आने वाले दिन कोई ना कोई इस तरह का वाक़या ज़रूर पेश आता है। तो वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपने ट्रक को लेके
ताफ्तान के लिए निकला और इन खुश्क पहाड़ों, इन वीरान रास्तों से होता हुआ जब मैं नोशकी से आगे पहुंचा, तो ये जो नोशकी है जो कि बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, तो नोशकी से जिस रास्ते पे, जिस रूट पे आए, तो वहाँ पे अब भी 50 किलोमीटर तक ना ही कोई बंदा है, ना ही बंदे की ज़ात है, ना ही कोई पुलिस चौकी है, ना ही कोई लाइट्स हैं, ना ही कोई होटल्स हैं, ना ही कोई इस तरह का ढाबा है। मुकम्मल तौर पे सुनसान और वीरान रोड है और इस रोड पे कोशिश की जाती है कि दिन के टाइम में गुजरा जाए। खैर ये बता दें कि जब मैं वहाँ से गुज़रा तो ये उस दौर का वाक़या है जब कोरोना चल रहा था, और जब मैं वहाँ से गुज़रा तो रात के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। और जैसे कि ट्रक ड्राइवर वालों का स्टाइल होता है कि ये ट्रक के अंदर कुछ खाने पीने का सामान रखते हैं, ख़ास तौर पे चने रखते हैं, रेडियो इनका ऑन होता है, तो ये वहाँ पे रेडियो पे गाने सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसी रास्ते पे, जो कि एक मुकम्मल सुनसान वीरान रास्ता था, तो एकदम से रेडियो के सिग्नल गायब होना शुरू हुए। शदीद सर्दी हो रही थी और हल्की हल्की सी फुहार भी पड़ रही थी। तो बज़ाहिर ऐसा लगा कि शायद बादलों की वजह से या फिर बारिश की वजह से यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं रेडियो के, जो कि आमतौर पे आते हैं, वो ड्रॉप हो चुके हैं। फिर गाना बजता, फिर सिग्नल चले आते, फिर गाना बजता। इस तरह 2-3-4 दफ़ा हुआ और अब मुझे लगा कि शायद अब ये मज़ीद सिग्नल्स नहीं कैच करने वाला। खैर मेरे ट्रक की जो लाइट्स पड़ रही थी, तो हल्की हल्की बूंदें सामने इस पहाड़ी रास्ते पे गिरती हुई दिखाई दे रही थी। अब बात इस तरह से है कि मेरे ट्रक की जो लाइट थी, जहाँ तक ये रोशनी जा रही थी, तो इसी रोशनी में मुझे ऐसा लगा जैसे एक औरत जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी है, वो मेन रोड पे मौजूद है और लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही है। अब अगर आप सुपर हाईवे, कराची हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, तो इट कुड बी पॉसिबल। लेकिन ये जहाँ का किस्सा है, नौशकी से भी 20-25 किलोमीटर आगे और 50 किलोमीटर तक जहाँ वीरान रास्ता हो, रात के 2-3 बजे का टाइम हो, शदीद सर्दी हो, बूंदाबांदी हो रही हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई गाड़ी, कोई शख्स, कोई औरत वहाँ पे नज़र आ सकती है। ट्रक ड्राइवर थे और पठान थे, गैरतमंद आदमी थे, तो इनके जहन में आया कि हो सकता है बेचारी किसी परेशानी में हो, कोई उठा के ना लेके आ गया हो या घर से भाग ना निकली हो। जैसे कि होता है कि घर छोड़ के गुस्से में अगर कोई लड़की निकल जाती है। तो ये बहुत सारे सवालात, ख़यालात मेरे जहन के अंदर मौजूद थे। इसी वजह से मैंने उससे कुछ आगे जाके ट्रक को रोक दिया। अब जब मैंने ट्रक रोका, तो ट्रक रोकने के बाद मैंने बाकायदा खिड़की से ऐसे सर निकाल के पीछे मुड़ के देखा और मैंने आवाज़ दी, यानी पश्तो में बात की, लेकिन मैं उर्दू में बता देता हूँ कि बाजी इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो, किसका इंतज़ार कर रही हो, सब खैरियत तो है। अब इनकी नीयत साफ़ थी और कोई ऐसी चीज़ इनके दिल में नहीं थी। खैर ये बताते हैं कि जब मैंने इस तरह से पूछा, तो वो जो औरत थी उसने ऐसे करके घूंघट अपने चेहरे के आगे डाला हुआ था। लाइट क्रीम कलर कह सकते हैं, वाइट या क्रीम कलर की उसकी साड़ी थी। और अब क्योंकि मैं उसके क़रीब मौजूद था, तो मुझे ऊपर से नीचे तक वो मुकम्मल तौर पे दिखाई दे रही थी। यानी उसका जो जिस्म था वो उस साड़ी के अंदर मुकम्मल तौर पे सर सा पाँ छुपा हुआ था। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर दोबारा से आवाज़ दी कि बाजी अपना भाई समझो, सब खैरियत तो है, मुझे बताओ। तो जब मैंने दूसरी बार इस तरह से बोला, तो वो जो औरत थी वो बोलने लगी, यानी उसकी बड़ी पतली सी आवाज़ थी, जैसे कि वो नाक से बोल रही हो। वो कहने लगी कि मुझे अगली चेक पोस्ट तक जाना है और मैं रास्ता भटक चुकी हूँ। अब जब उसने इस तरह से कहा, तो अल्टीमेटली मैंने उसको कहा कि आओ तुम ट्रक के अंदर आके बैठ जाओ।
मैंने दरवाज़ा खोल दिया और मैं ड्राइविंग सीट के पास आ गया। अब जब आप पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल के उसी रास्ते से यानी बराबर में से कूदते हुए इधर ड्राइवर सीट पे आते हैं, मेरा ख़्याल है कि 5 या 7 सेकंड लगते होंगे। ये बता दें कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और मैं यहाँ आया तो वो मेरे बराबर में आके बैठ चुकी थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बड़ी फुर्तीली औरत है। खैर वो आके बैठ गई और ऐसे ही उसने नकाब मेरे सामने किया हुआ था, जैसे वो अपना चेहरा छुपाना चाहती हो या फिर पर्दा कर रही हो। अब मुझे ये रास्ता क्योंकि याद था, मुझे पता था कि जब ये 50 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे उसके बाद जाके कहीं एक चेक पोस्ट आती है जहाँ पुलिस होती है। खैर मैं आगे चल रहा, मतलब ट्रक को आगे बढ़ा रहा था, वो साथ बैठी हुई थी। मैंने उससे मज़ीद बात करना चाहिए कि सब खैरियत तो है, तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम रास्ता कैसे भूली और बिलाखिर मंजिल क्या है। तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब बैठे बैठे मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे मिट्टी की जो खुशबू होती है, अब जहन में ये आएगा कि शायद बाहर हल्की फुल्की फुहार है तो उसकी खुशबू आ रही है। लेकिन अगर आपने कब्रिस्तान का विज़िट किया हो तो कब्रिस्तान में जब फुहार होती है या पानी डाला जाता है तो कब्रों के पास से जिस तरह की एक स्मेल सी आती है, कब्र की मिट्टी की मुझे स्मेल महसूस हो रही थी। अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। देखते ही देखते ये जो स्मेल थी, अब ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ काफूर किसी ने लगा रखा हो। अब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। ये ना जवाब दे रही थी ना बात कर रही थी। खैर मैंने हिम्मत करके जब उसको ऊपर से नीचे तक देखा तो अब उसकी साड़ी के नीचे का जो हिस्सा था, यानी जो पाँव थे, वो हल्के हल्के दिखाई दिए। अब ऐसा लगा कि जैसे उसके पंजे आगे की तरफ मौजूद हैं। और शायद ये वो लम्हा था कि जिस लम्हे मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये एक ऐसी मखलूक है जिसे चुड़ैल या पिछल पैरी कहा जाता है। अब मैं ट्रक चला रहा था, एक ऐसे रास्ते पे मौजूद था जो सुनसान था, वीरान था, और मुझ पे लाजिम था कि मैं अपने आसाब पे काबू रखूं। और क्योंकि हम पख्तून लोग हैं तो थोड़ा इतनी जल्दी डरते नहीं हैं। खैर मैं स्टीयरिंग को संभालते संभालते बस मैं दिल ही दिल में कुछ आयतें पढ़ रहा था। अब इस रास्ते में एक ऐसा कमरा आता है, एक ऐसी साबिका चौकी आती है जो कि गए वक्तों में चौकी के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन अब वहाँ पे ना ही कोई बोर्ड मौजूद है, बस वहाँ पे कुछ कचरा पड़ा होता है और कमरे को देख के ही अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे सालों से खाली पड़ा हो। अब मैंने उस चौकी के करीब जब इस औरत को दोबारा देखा तो उसने ऐसे करके मुझे इशारा किया कि जैसे रुक जाओ। अब मैं दिल ही दिल में कुरानी आयत पढ़ रहा था और मैंने उस चौकी के पास या उस अबंडन कमरे के सामने ट्रक को रोका और मेरे सामने ही सामने ऐसा लगा जैसे वो ऐसे उतरी जैसे मुझे पता ही ना चला हो। यानी दरवाज़ा खुला और एकदम से वो गायब सी हो गई, यानी कि वो नीचे चली गई। खैर दरवाज़ा खुला था और मैंने ऐसे ही ट्रक को आगे दौड़ाना शुरू कर दिया। अब जो मेरा ट्रक था वो आगे बढ़ रहा था और मेरा ट्रक जब आगे बढ़ा और मैंने बैक व्यू मिरर से उसको पीछे देखना चाहा कि वो कहाँ पे मौजूद है, तो आप यकीन करें कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी या बैक व्यू मिरर में मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा था उसके मुताबिक वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। यानी वो बस ट्रक से नीचे गई है और वो गायब हो चुकी थी। खैर ये जो रास्ता था जो कि कच्चा पक्का रास्ता था, इस रास्ते को मैंने जैसे तैसे ना सिर्फ अबूर किया बल्कि इसको अबूर करने के बाद जब मैं थोड़ा सा आगे आया तो एक जगह रोशनी मौजूद थी। वहाँ मैंने अपने ट्रक को रोका और ट्रक रोकने के बाद ज़रा सुकून का सांस लिया। अच्छा, यहाँ पे मुझसे पहले एक बुज़ुर्ग मौजूद थे जो कि बैठे हुए थे
और उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं सर्दी में भी कँपा रहा हूँ, या मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पसीने मेरे माथे पे मौजूद हों, तो वो कहने लगे कि बेटा सब खैरियत तो है। अब जब ऐसे अंधेरे में, ऐसे वाक़यात के बाद या ऐसे माहौल के बाद, एक ऐसी कहानी के बाद आपसे कोई इस तरह की बात करे तो आपको अपना सा लगता है। खैर, मैंने उन बुज़ुर्ग को कहा कि अभी रास्ते में मुझे एक औरत मिली थी जो कि नोशकी से 15-20-25 किलोमीटर आगे जाके मिली थी, और ऐसे ऐसे मैंने उसको बिठा लिया था और उसके उल्टे पाँव थे। तो वो कहने लगे कि भाई तुम बहुत खुशकिस्मत आदमी हो। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे? तो वो कहने लगे कि भाई कहा जाता है कि ये जो रास्ता है, जो कि तकरीबन 50-55 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, यहाँ पे अब से 15-20 साल पहले एक मियाँ बीवी का मर्डर किया गया था। शौहर को जो मारा गया था तो उसकी लाश रोड पे ही मौजूद थी, जबकि जो बीवी को मारा गया था उसको मारने के बाद पहाड़ों में उसकी लाश को फेंक दिया गया था। यानी जब पुलिस वगैरह आई या सिक्योरिटी फोर्सेस आई तो उन्होंने सिर्फ वहाँ पे शौहर की जो लाश थी उसको रिकवर किया, और ना सिर्फ रिकवर किया बल्कि वो वहाँ से चले गए, जबकि औरत की लाश का कुछ पता नहीं चला। अब ये मिथ है, कहा जाता है और सुना जाता है कि भाई ये वही औरत अक्सर रात में, यानी उसकी जो बदरू है या उसकी जो चुड़ैल है, उसका जो आप कह सकते हैं कि उसकी शक्ल में जो भी नज़र आता है, तो ये वही औरत है, क्योंकि उसकी लाश अब तक पहाड़ों में मौजूद है। तो अक्सर रात में वो इस एरिए में घूमा करती है और लोगों को नज़र आती है। जो भी बदनीयत लोग होते हैं, जिनकी नीयत ख़राब होती है, या जो औरत को देख के गलत चीज़ें खुराफात जहन में लेके आते हैं, तो वो उनको मार देती है। यानी कि बाद में सिर्फ गाड़ी मिलती है, बंदा गायब होता है। और जिनकी नीयत ठीक होती है या जिनके दिल में कोई खोट नहीं होती, जैसे कि तुम, क्योंकि तुमने उसको पहले ही बाजी कह दिया था, तो शायद इसी वजह से इस औरत ने तुम्हें ना सिर्फ जाने दिया बल्कि तुम खैरियत से सही सलामत यहाँ पे आ चुके हो। अब आपको जब पता चले कि मैं जिस सिचुएशन से निकल के आया हूँ उसमें ना सिर्फ मैं लकी था बल्कि मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बचा रखी थी, तो शायद मेरे मुंह से बाजी निकल गया। हो सकता है मैं भी और नौजवानों की तरह या और बुरे लोगों की तरह सोचता और मेरे साथ कुछ गलत हो जाता। ये बता दें कि उसके बाद भी मैंने काफ़ी दफ़ा उधर का चक्कर लगाया। जब भी मैं रात में वहाँ से गुज़रा तो मैंने पहले से ही अपने साथ किसी न किसी साथी को रखा, क्योंकि सच्ची बात यह है कि अकेले गुज़रने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन मुझे दोबारा से वो चुड़ैल, वो जिन्नी, या आप हमजाद जो भी कह सकते हैं, वो मुझे दोबारा से दिखाई नहीं दी। ये रोड आज भी वैसे ही वीरान है, वैसे ही सुनसान है, और यहाँ पे अब भी ना बंदा ना बंदे की ज़ात मौजूद होते हैं। तो गाइज़, ये स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो लिसनर्स हैं उनको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है और आप में से जो भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहता है, यू आर वेलकम। आप लिख के भेज दें, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दें। आप चाहें तो मैं प्ले कर दूँगा, चाहें तो उसको सुन के मैं ख़ुद से रिकॉर्डिंग कर लूँगा, लेकिन स्टोरीज़ भेजें। ये स्टोरी बेस्ड चैनल है और आप स्टोरीज़ भेजते रहेंगे, ये चैनल चलता रहेगा। इसके साथ साथ एक और गुजारिश आपसे करनी थी कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं और मैं लाइव आता हूँ, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि अनकरीब ऐसा टाइम हो कि हम लोग लाइव बैठें, लेकिन इट विल टेक टाइम। चीज़ें लगती हैं, बेहतरी की तरफ आती हैं, और पॉजिटिव जो भी फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने इस भाई के चैनल को, जो कि सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी चैनल है, सपोर्ट करें और अपने सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जानने वालों में इस चैनल को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के कि जिनके पास
बहुत इंटरेस्ट है या उनका इंटरेस्ट डेवलप है हॉरर स्टोरीज़ को सुनने के लिए और उन तक मेरा मैसेज नहीं पहुंचा है। तो अल्लाह ताला मेरे तमाम लिसनर्स को, मेरे चाहने वालों को, मेरे सपोर्टर्स को, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में न सिर्फ आसानियाँ फरमाए बल्कि हमें इस कदर कामयाबी दे, इस कदर सेहत आफ़ियत दे कि उसको समेटना ही हमारे लिए मुमकिन ना हो। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।